हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर GS 1। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि ABCD सब सही है। तो ए का बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंधवी समिति 1986, PK थोंगन समिति 1988। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन DDT एक है। तो इसका आंसर होगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन DDT एक अजैव अपघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, शीशा आदि को भी रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसका केरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है और पालियान जनजाति तमिलनाडु में, जबकि ये दोनों गलत है। इसका सही उत्तर होगा खेरिया या केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी जनजाति पाई जाती है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। यानदी जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाई जाती है। पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। जो ईंधन जंतु उत्पादन से अथवा पादप उत्पादन से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75% तक होती है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है। इसका सही उत्तर होगा डी, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। छठा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है।
भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु यानी कर्नाटक में की। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दिए गए स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी ए का दूसरा। इसका सही उत्तर होगा बी। संस्कृति इंदौर, शासन बड़ोदरा, सामाजिक पहलू तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है, विश्व व्यापार संगठन WHO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। चौथा है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। आयोग ने इसका सही उत्तर डी को माना है, 1 और 4 को, जबकि 4 गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1986। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने भाग लिया था, के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? इसका सही उत्तर है पहला, सामिया सुलुहु हसन। मार्च 2021 में सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। नोट, अप्रैल 2022 दिया है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, नाभिकीय ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शेष विकल्प संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 16 सितंबर को। वर्ष
1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 49/114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव किया। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है सी। इसका तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। चतुर्थ में है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। सातवीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। आठवीं अनुसूची भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है जामनगर, भारत। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। जामनगर, गुजरात में आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। दूसरा है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो इसका उत्तर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। चूँकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। तब कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। MS स्वामीनाथन, LK झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है सी। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। LK झा आर्थिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मोरारजी देसाई बैंकों में सामाजिक नियंत्रण से संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए थे वे शकों के अनुकरण पर आधारित थे। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते। इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से 33 ग्राम तक होता था। कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊष्मागतिकी
थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, ग्रेफाइट। ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुलरीन, कोयला कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भारत के जलप्रपात अवस्थिति, तो इसका सही उत्तर है ए का चौथा दूध सागर बांध गोवा में, बी का पहला बरकाना बांध कर्नाटक में, सी का दूसरा खंडाधार बांध ओडिशा में, डी का पहला डी का तीसरा हिमाचल प्रदेश में। दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार ओडिशा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, जनसंख्या से। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गतिकी दर 1, 2, 3, 4 से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन पर कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा। 40 से अधिक सांसदों ने इस स्कैंडल के आरोप में उनसे इस्तीफा मांगा, जिनकी वजह से उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इसका सही उत्तर है बी, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। बैरिसल हीमोफिलस एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिससे नाक, गला और फेफड़े में संक्रमण हो सकता है। नवजातों में काली खांसी का कारक वर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु होता है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, जबकि बी और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से
भारत लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस की युद्ध गतिविधियां तेज होने के कारण इस युद्धग्रस्त देश में भारतीय नागरिकों को निकालने का प्रयास भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के माध्यम से किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? इसका सही उत्तर होगा सी, फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्र में आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा बी। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई। वर्तमान में इसके साक्ष्य इस द्वीप में देखे जा सकते हैं।